नमस्कार दोस्तों, मैं रजत एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी से। बच्चों, कल जैसे हम लोगों ने वादा किया था कि कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन में डाला था कि हम लोग एक IAS PCS का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपसे कहा गया था कि अगले दिन से आपको नियमित रूप से एक क्लास IAS PCS लेवल आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हमने आपको ये भी मुझे बताया था कि हमारी पूरी संस्था ने एक IAS PCS का बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में जा करके, ठीक है, आर्थिक समस्याओं से ग्रसित होकर के वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके कई सारी इच्छाएं होती हैं कि आप तैयारी करें, लेकिन आर्थिक समस्याओं से परेशान होने के कारण नहीं कर पाते हैं। भाई, बड़ी कोचिंग की बड़ी हाई फाई फीस रहती है। ठीक है, तो अब वो बच्चे परेशान ना हो, आप हमारी संस्था रेस अकेडमी में आए, तो नाव में जो है रीटा स्क्रीन के ऊपर 15 पार्क में आप आएँ। कल मैंने आपको उस वीडियो में, कल का जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ था उसमें आप जाकर देख लें, हमारे नंबर भी लिखे होंगे। ठीक है, कोई भी समस्या उस नंबर पर फ़ोन करके आप आ सकते हैं और 3 बजे से 5 बजे का जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में आप भरोसा रखिए कि सिविल सर्विसेज का सपना जो है अब आपका उन्नाव में भी पूरा होगा। सिविल जो सपना है वो आपका कहाँ, उन्नाव में भी पूरा होगा। चलिए देखिए, आज हमारी PCS की पहली क्लास है, PCS लेवल की पहली क्लास है। देखिए, PCS में हम लोगों को क्या है, क्या क्या पढ़ना है, पहली बात करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, यूटी स्पेशल, IR, साइंस एंड टेक, करंट। इतने सारे टॉपिक आपको इस बार PCS UP PCS के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, सारे टॉपिक में आपको ईमानदारी के साथ पूरी की पूरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कराऊंगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आज आपको हिस्ट्री की पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, सारी चीजें मैं आपको क्रम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए यही तरीका मैंने अपने यहाँ कोचिंग संस्था में जो शाम को हमारा ऑफलाइन बैच है उसमें भी यही तरीका शुरू किया है। ठीक है ना, हिस्ट्री शुरुआत की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम को ध्यान रखते हुए जिस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है या फिर जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उस सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे की रणनीति के लिए तैयार करूंगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आप ईमानदारी से आए, 3 से 5 का बैच ज्वाइन करें और अपने सपना, ठीक है, जो आपने देखा है लेकिन उसको पूरा करने में असमर्थ है, अब पूरा कर सकते हैं। आप बेफिक्र होकर आइए और तैयारी करिए, एग्जाम पास करिए। ठीक है ना, देखिए एक हमारी कोचिंग ही मात्र एक ऐसी संस्था है जो आपको IAS PCS का प्री मेंस दोनों ही फिनिश करके तैयार करके देता है। मेंस भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा पूरा, GS के 4 पेपर, ऑप्शनल, जितना भी सब कुछ हमारा होगा मेंस में सब कुछ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना, आप बेफिक्र होकर ज्वाइन करिए और आगे की तैयारी करिए। चलिए, आज का देखिए हमारा पहला लेक्चर है वो हिस्ट्री का है। ठीक है, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो किस चीज का, हिस्ट्री का है। देखिए, इतिहास को हम जानते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है। जानते हैं इतिहास के 3 भाग कौन कौन से हैं हमारे यहाँ? एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। प्राचीन काल के भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हमारे यहाँ 3 चीजें हैं। ठीक है ना, आपको तीनों के बारे में ही पढ़ना है। आज जो हमारी पहली क्लास होगी वो प्राचीन काल के भारत के इतिहास से शुरू होगी। ठीक है, तो प्राचीन काल के जो भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, देखिए एक बात समझिएगा, प्राचीन काल की जो भारत के इतिहास है उसको जानने के कई सारे स्रोत होते हैं। कैसे? देखिए, प्राचीन काल के भारत को या फिर प्राचीन काल के भारत के इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोत हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो हमारा है साहित्यिक स्रोत और एक है हमारा पुरातात्विक स्रोत। 2 स्रोत है हमारे यहाँ। कौन सा? प्राचीन काल के भारत के
इतिहास को जानने के शोध। प्राचीन काल के भारत के इतिहास के जानने के जो शोध है हमारे यहाँ कितने हैं? 2 टाइप के, ठीक है। एक जो शोध है हमारा कौन सा है? साहित्यिक शोध, साहित्यिक शोध। दूसरा पुरातात्विक शोध, पुरातात्विक शोध। 2 शोध है हमारे यहाँ, साहित्यिक शोध और पुरातात्विक शोध। तो भारत की इन्हीं दोनों के माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले साहित्यिक शोध की। तो साहित्यिक शोध में हमको जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है? अभिलेखों से। कहाँ से मिली है? अभिलेखों से, अभिलेखों से हमको मिली है, ठीक है। कहाँ से मिली है? अभिलेखों से। देखिए अभिलेख हमारे यहाँ कई टाइप के होते हैं, ठीक है। अभिलेख कई टाइप के होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से अभिलेख होते हैं? देखिए प्राचीन काल के भारत को इतिहास के जानने के लिए साहित्यिक शोध में जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? बोगस कोई अभिलेख। बोगस कोई अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख, देखिएगा बोगस कोई अभिलेख। अब बात करते हैं इस अभिलेख के बारे में। ये अभिलेख है कैसा? बोगस कोई जो अभिलेख है, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं बोलता रहूँगा, आप लोग इसको इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहें, ठीक है। और जितनी भी बातें मैं बोलूँ उसको आप फेयर कॉपी बना लीजिए। फेयर कॉपी बनाने के बाद उसको धीरे धीरे एक एक बात, एक एक पॉइंट नोट करते रहें, ठीक है। साहित्यिक शोध में हम सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों की। तो अभिलेखों में हमारा सबसे पहला जो अभिलेख होता है वो बोगस कोई अभिलेख होता है। कौन सा अभिलेख होता है? बोगस कोई। बात करते हैं बोगस कोई अभिलेख के बारे में। देखिएगा जो हमारा बोगस कोई अभिलेख है वो लगभग कौन सा है? ये देखिए हमारे यहाँ सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। बोगस कोई जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इस कौन सी ईसा पूर्व का है? 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? 4 देवताओं का। वो 4 देवता कौन कौन से हैं हमारे यहाँ? इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्या। इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्या 4 देवताओं का वर्णन इसमें हमारे क्या मिलता है? देखिए इसमें ऋग्वेद की जो तिथि होती है, तिथि को भी ज्ञात करने की जो तिथि जो है, ज्ञान करने की जो तिथि है वो यहीं से मिलती है हमारे यहाँ, इसी अभिलेख से मिलती है, ठीक है। देखिए भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। एक बात समझिएगा, भारत में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो किसके हैं? अशोक के हैं। देखिए अशोक के जो अभिलेख है वो लगभग कौन से कितने ईसा पुराने हैं? जो 300 ईसा वर्ष पूर्व के हैं। 300 ईसा वर्ष पूर्व के, ठीक है। सबसे पहले DR भंडारकर नामक एक विद्वान थे जिसने क्या किया कि केवल अभिलेख के आधार पर, DR भंडारकर नाम के ही एक पहला व्यक्ति था जिसने सिर्फ अभिलेख के आधार पर क्या हुआ कि अशोक का जो इतिहास है, ठीक है, सम्राट अशोक का, उसके इतिहास को जानने का प्रयत्न किसी ने किया है, सफल प्रयत्न जो किया है वो DR भंडारकर ने किया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अशोक के अभिलेखों को, अशोक के बारे में जानकारी हमको सबसे पहले किसने दी थी? तो DR भंडारकर ने दी थी। वही इसके अभिलेख को पढ़ पाया था और अभिलेख को पढ़ने के बाद में उसने अशोक के बारे में जानकारी हमारे यहाँ दी थी, ठीक है। देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो कई भाषा में लिखे गए थे। कौन कौन से? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ये सारी लिपियाँ थी। इन सब लिपियों के माध्यम से क्या हुआ था, इसके अभिलेख को हम लोग पढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम बात करें अगर तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति था जिसने पहली बार ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ध्यान समझिएगा, 1837 में सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेख को पढ़ा। समझ रहे मेरी बात को? देखिएगा ये जो बात मैंने सारी बातें अगर आपको जो बताई हैं वो कौन से अभिलेख के बारे में? बोगस के अभिलेख के बारे में। समझ रहे ना? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में अगले अभिलेख में जाते हैं। ध्यान से पढ़ें सभी बच्चे। देखिए अपनी अपनी नोट्स बना लें, प्रॉपर्ली कॉपी उठाएं, बोगस के अभिलेख डालें और बोगस के अभिलेख के बारे में लिखिएगा क्या? ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, ठीक है। लगभग 1400 ईसा वर्ष पुराना है। इसमें 4 देवताओं का ऋग्वेद, इसमें जो है 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 देवता हमारे यहाँ कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्या। बात समझ में? देखिए सबसे अगर बात करें इसी अभिलेख में ऋग्वेद की तिथि को भी जानने की शोध मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो सबसे प्राचीनतम हमारे यहाँ जो अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के होते हैं। सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है वो अशोक के हैं, ठीक। अशोक के जो अभिलेख थे प्राचीनतम होने के कारण क्या हुआ कि
अशोक के जो अभिलेख हैं वो 300 ईसा वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, सबसे पहले D.R. भंडारकर नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सफल प्रयत्न किया, इससे पहले वो नहीं पढ़ पाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर हम, तो अशोक के अभिलेख जो है वो निम्न भाषा में लिखे गए थे, जैसे ब्राह्मी में लिखे हैं, खरोष्ठी में लिखे हैं, ठीक है, यूनानी में लिखे हैं, अरेमाइक में लिखे हैं, कई सारी लिपियों में लिखे हैं। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सफल प्रयास किया। ठीक है, तो ये जो सारी जानकारी हो गई आपको भोगज के अभिलेख के बारे में हो गई। ठीक है ना, अब बात करते हैं दूसरे अभिलेख की। भोगज के अभिलेख के बाद में जो हमारा दूसरा अभिलेख बनता है वो कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, थोड़ा सा हमारा गड़बड़ कर रहा है। हाथी गुफा अभिलेख, चलिए अगली हेड क्या लेगा? हाथी गुफा अभिलेख। देखिए हाथी गुफा जो अभिलेख है इसमें क्या जानकारी मिलती है? जैसे कि अगर हम बात करें हाथी गुफा अभिलेख के बारे में लिखिएगा, हाथी गुफा जो अभिलेख है इसमें क्या है? खारवेल के हाथी गुफा देखिए जो हाथी गुफा अभिलेख है इसको लिखा किसने? खारवेल ने। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में चेदी वंश के शासकों की जानकारी मिल जाती है। किसकी मिलती है? चेदी वंश के शासक खारवेल का उल्लेख मिलता है, उनकी जानकारी मिल जाती है। चेदी वंश के शासक थे खारवेल, उन्हीं की उल्लेख, उन्हीं के वर्णन में, उन्हीं की शासन व्यवस्था की जितनी भी जानकारी मिलती है वो आपको वो हमारी हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। बात समझ में आ रही है? ठीक, उसके आगे बात करते हैं। देखिए मूर्ति पूजा का पहला पुरालेखी जो साक्ष्य मिलता है मूर्ति पूजा की, सबसे पहले मूर्ति पूजा की गई, इसका जो पुरालेखी साक्ष्य लिखित तौर पर हमको कहीं मिला है वो कहाँ से मिला है? हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। ध्यान रख पाएंगे ये बात? ठीक है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो इसी अभिलेख में मिलता है कि भारतवर्ष जो वर्ड है इसका उल्लेख सबसे पहली बार कहाँ मिला? हमको इसी अभिलेख में मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ये हाथी गुफा अभिलेख हो गया। बात समझ में आई? लेकिन दो अभिलेख मैंने पढ़ा दिया आपको, भोगज को और हाथी गुफा अभिलेख, याद रख पाएंगे ना? ठीक, सारी चीजें एक बार आप फेयर कॉपी बना ले और शुरुआत से पुरातत्व स्रोत में डालिएगा। देखिए मैं भी आपको अभिलेख पढ़ा रहा हूँ, फिर सिक्कों के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे प्राचीन काल के भारत के इतिहास में प्रवेश करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, उसके मेडल फिर मॉडर्न, इसको खत्म करके हम अपनी हिस्ट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको दोनों ही तरीके से सुविधा उपलब्ध करा जा रही है IAS PCS जैसे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये जो बैच मुख्य रूप से IAS और PCS का है। ठीक, समाचारकारी और सहायक समाचारकारी से एग्जाम होगा। ठीक है, आज भी जान रहे हैं कि सहायक समाचारकारी और समाचारकारी जैसे एग्जाम भी अब उनका भी लेवल बहुत ऊपर बढ़ गया है। ठीक, अब UP PCS भी उन्हीं का एग्जाम कराता है और बहुत हाई लेवल के मामले में लगा है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत डीपली रूप से जितना हो सकता है आप उतना डीपली पढ़ें। ठीक है ना, मैं आपको डीपली पढ़ाने के लिए ही बैठा हूँ, जितना हो सकता है मुझे आपको एग्जाम पास कराना है, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप इस बात पर भरोसा रखें और आने के बाद में हमारे संस्था में आप प्रवेश लें, एडमिशन लें और अपना IAS PCS जो सपना है समाचारकारी से एग्जामों को आसानी से पास करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, दो अभिलेख हो गए, भोगज कोई और हाथी गुफा। तीसरा जो अभिलेख था हमारा कौन था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिएगा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसको ही हम लोग गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। क्या अभिलेख कहते हैं? गिरनार अभिलेख भी। देखिए सब इस अभिलेख में क्या था, देखिए इसमें जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। रुद्रदामन ने ही, हमारे यहाँ जो है एक शासक थे रुद्रदामन, उसने ही क्या किया कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ये प्राचीन काल के भारत का इतिहास है। देखिए इसी के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ प्राचीन काल के भारत के इतिहास में खारवेल रुद्रदामन नाम का एक कोई व्यक्ति भी था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगर मान लीजिए हमको ये अभिलेख ना मिलता तो हम लोग कैसे जान पाते? अभिलेख मिले, साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व स्रोत दोनों ही मिले तभी तुम जान पाए ना। बस यही बात थी हमारे यहाँ। तो रुद्रदामन में जूनागढ़ अभिलेख था। ठीक है, इसी को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इस अभिलेख में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, इस बात की जानकारी हमको इस अभिलेख में मिल जाती है। देखिए ये वही सुदर्शन झील है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी, इसी को भविष्य में आगे चल करके इसका पुनः निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। बात समझ में आई? इस झील को बनाने के बारे में जानकारी जो मिलती है वो इस अभिलेख में मिलती है। समझ गए ना? चलिए देखिए 3 अभिलेख हो गए हमारे यहाँ। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा और बहुत बेहतर तरीके से नोट्स प्रॉपर्ली बना लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास से। ठीक है, 3 अभिलेख हो गए। चौथा अभिलेख देखिए, चौथा जो अभिलेख हमारा है वो कौन सा है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। देखिए जो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, इस अभिलेख में जो जानकारी, देखिए मैं लिखवा कल भी दूंगा। ठीक है, आज समझने से बाद अब मैं जो बोल रहा हूँ
इसको प्रॉपर्ली कॉपी में नोट बनाते रहें, ठीक है। जो भी बात होगी मैं लिखवा दूंगा कल, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको लिखवाता फिर, ठीक। देखिए धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है इसमें जानकारी किस चीज़ की मिलती है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में जानकारी किस चीज़ मिलती है, तो अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ जो सबसे पहले भगवान राम के ज़माने में किया गया था, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे सीरियल में दिखाया गया है अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ का एक पुरालेखी जो साक्ष्य मिला है उसके बारे में जानकारी हमको धनदेव का अयोध्या अभिलेख में मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बता देते हैं आपको कि ये हमारा अश्वमेघ यज्ञ होता कैसे। जो अश्वमेघ यज्ञ था वो राजा क्या करता था कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक घोड़े को छोड़ता था और उस घोड़े की चुनौती लिख करके उसको रवाना कर देता ताकि उसको कोई पकड़े और हमसे युद्ध लड़े, ठीक है, हम उसको पराजय करें और हमारे साम्राज्य का विस्तार हो जाए। तो ये सारे अभिलेख, ये सारा जो यज्ञ है, इसी यज्ञ की जो जानकारी है हमको इस अभिलेख में मिल जाती है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो आप इन चारों अभिलेखों को अपनी कॉपी में बना लें, प्रॉपर्ली ढंग से लिखते रहें, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप मुझे अगली क्लास में बता दें, कमेंट के द्वारा बता देना कि सर ये दिक्कत है, ठीक है। तो चारों अभिलेखों को आप पढ़ें, ठीक है, उसके बारे में जानकारी बनाएं, प्रॉपर्ली पढ़ना शुरू करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बातें आपको यहाँ पे हमारे यहाँ इस अकेडमी में मिल जाएंगी, ठीक है। 3 बजे से 5 बजे तक ऑफलाइन हमारा बैच चल रहा है जिसमें हिस्ट्री से शुरुआत की है हम लोगों ने, आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आप जल्द से जल्द आकर के ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका कोर्स, आपका सिलेबस छूटे ना। आने वाले एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म करना है और आपको एग्जाम में पास भी कराना है, ठीक है। चलिए आज से इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।